नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की 4 बड़ी खबरों की। ये 4 तस्वीरें और विस्तार से आपको बताता हूं। नारायणपुर की आमदई खदान पर नक्सलियों ने हमला कर दिया है। इस दौरान बंधक एक कर्मचारी की डंडे से पीट कर हत्या कर दी है, वहीं दूसरे कर्मचारी को नक्सलियों ने छोड़ दिया है। दूसरी तस्वीर, सीएम भूपेश बघेल ने आज स्वास्थ्य और पंचायत विभाग की समीक्षा बैठक की है, जिसमें मंत्री सिंहदेव भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर, ये तीसरी तस्वीर, जिससे निपटने के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक प्रदेश में 100 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। इधर एडीजी जीपी सिंह के ठिकानों पर तीसरे दिन भी रेड जारी रही। ये चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें करोड़ों की चल अचल संपत्ति का खुलासा हुआ है। और इधर बस्तर में आदिवासियों और सरकार के बीच बढ़ रहे गतिरोध को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। और इस बीच पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने बड़ा बयान दिया है। बिलासपुर पहुंचे पैकरा ने कहा है कि नक्सल इलाकों में नक्सलवाद गांव-गांव में घुसा हुआ है और नक्सल मामलों में राज्य सरकार फेल है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बस्तर कई राज्यों की सीमा से लगा हुआ है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, जिस वजह से बस्तर के गांव-गांव में नक्सलवाद फैल रहा है। वसूली के अलावा माओवादियों के पास कोई काम नहीं है। वहीं उन्होंने शराबबंदी को लेकर कहा कि गंगा जल की कसम खाने वाले कांग्रेस आज घर घर शराब बांट रही है। नक्सलवाद काफी भीतर घुसे हुए हैं, गांव-गांव घुसे हुए हैं, जिसके पीछे पहली साजिश है और नक्सलियों का साजिश नहीं कर सकता है। नक्सलवाद विकास के बाधक हैं। उनकी कोई मंशा है क्या? कोई उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य कुछ नहीं है। ये शोषण करने का सब कोई उद्देश्य नहीं है। लेने का काम उनका कोई काम नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कामकाज की समीक्षा की है। इस बैठक में मंत्री टीएस सिंहदेव और अधिकारी भी शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में खेती किसानी को समृद्ध बनाने के लिए सिंचाई जरूरी है। उन्होंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को मनरेगा के तहत किसानों के खेत के निचले हिस्से में कुआं और तालाब का निर्माण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आवश्यकता अनुसार किसानों को पंप उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान सीएम ने विभागीय बस्तर अंचल में ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्य में स्थानीय युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से बने आंगनबाड़ियों में आकर्षण रंग रोगन और बच्चों के लिए खेल सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। डीकेएस अस्पताल में हुई अनियमितता की जांच में अब तेजी आएगी। आज स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभागों के अधिकारियों को जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। और इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि इस मामले की जांच चल रही है, जो उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। जांच के बाद एफआईआर भी कराएंगे। सिंहदेव ने बताया कि डीकेएस पर 111 करोड़ 74 लाख रुपए की देनदारी है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती को लेकर राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि अब विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती में 50% पद पर सीधी और 50% पद पर प्रमोशन से ये पद भरे जाएंगे। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने नए सेटअप को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट आ गया, वो थाने में, उसको तो 1.5 साल हो गया। थाने में रिपोर्ट चली गई थी, फिर अनुमति मांगी गई थी ईओडब्ल्यू में कार्रवाई करने की, हमने अनुमति भी दे दी थी। और आगे और भी अगर कोई कार्रवाई करनी हो, उसमें कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन शायद बैंक वालों को बुला के बंद किया था, लोन गलत दिया है, जो भी किया, वो तो एक अलग बात थी। लेकिन यहाँ का जो सरकारी काम में गड़बड़ी की है, उसकी तो कार्रवाई होनी चाहिए। स्वीकृति हो जाएगी तो वहां लग जाएंगे। योजना के अंतर्गत चुनौतियां भी हैं, जो चिकित्सकों की कमी है, मैंने बताया। दो निर्णय से अब बहुत बल मिलेगा, क्योंकि ये मंजूरी मिल गई। मंजूरी अब मिल गई है तो प्रमोशन और सीधी भर्ती और स्पेशलिस्ट आपको ज्यादा दिखेंगे। दुर्ग जिले के 4 नगरीय निकाय के चुनाव इस साल के अंत तक होने की संभावना है, जिनमें भिलाई नगर निगम,
रिसाली नगर निगम, भिलाई 3 चरोदा नगर निगम और जामुल पालिका परिषद शामिल है, जिसको लेकर जिला निर्वाचन विभाग पूरी तैयारी में है। राज्य निर्वाचन विभाग से मिले आदेश के बाद वोटर लिस्ट के पुनर्निरीक्षण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। भिलाई नगर निगम, रिसाली नगर निगम और जामुल पालिका परिषद के वोटर लिस्ट का कार्य पहले में ही पूरा किया जा चुका है। भिलाई 3 चरोदा नगर निगम के वोटर लिस्ट का कार्य किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियों को लेकर गाइडलाइन बना ली है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिनके की चुनाव भी 2021 में कराया जाना है। भिलाई चरोदा का और उतई में वार्ड 5 जो रिक्त है उसके मतदाता सूची की पुनरीक्षण का कार्य जारी है। कवर्धा जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर एसआर सुरेंद्र के निलंबन के विरोध में आदिवासी समाज ने प्रदर्शन किया। सिविल सर्जन को अस्पताल परिसर में राजनीतिक कार्यक्रम की अनुमति देने पर सस्पेंड कर दिया गया था। आज डॉक्टर सुरेंद्र के समर्थन में सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग छत्तीसगढ़ के बैनर तले आदिवासी समाज के लोग जुटे और मुख्यमंत्री, राज्यपाल, स्वास्थ्य मंत्री और कवर्धा विधायक के नाम पर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। डॉक्टर सुरेंद्र के निलंबन को तत्काल वापस करने को लेकर फिर से बहाली की मांग उठी है। साथ ही सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाव के द्वारा प्रशासन को 3 दिवस का अल्टीमेटम दिया गया। जो पक्ष के लोग थे फिर उन्होंने शिकायत वगैरह किए कि भाई ये बीजेपी का कार्यक्रम करवा रहा था, जबकि डॉक्टर साहब को कहना था कि ऐसा बीजेपी को लेकर कोई कार्यक्रम नहीं होता, संस्था को लेकर हुआ था। कांग्रेस और बीजेपी के चपेट में हमारे डॉक्टर साहब आ गए और उनको फिर तत्काल प्रभाव से निलंबन किया गया। हम लोग चाहते हैं कि फिर से उनको बहाली किया जाए, साहब को फिर से सिविल सर्जन के पद पे उनको लाया जाए। कोरबा में शासकीय अस्पताल के डॉक्टर पर वैक्सीन की धांधली का आरोप लग रहा है। दरअसल डॉक्टर पर शासकीय अस्पताल में आए वैक्सीन को अपने निजी अस्पताल में ले जाकर 800 से 1200 रुपए में बेचने का आरोप लगा है। इस पूरे मामले में कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं और संबंधित लोगों से बयान लिए जा रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में गौर करने वाली बात यह है कि आरोपी डॉक्टर की पोस्टिंग शहर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डीएमएफ मद से की गई है। डीएमएफ मद से पोस्टिंग के बाद भी डॉक्टर शर्तों का उल्लंघन करके अपना निजी क्लिनिक चला रहा है। इधर रायगढ़ जिले के किरोड़ीमल नगर में कोकड़ी तराई जलाशय पर अतिक्रमण मामले में जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। राजस्व विभाग की टीम ने जांच के दौरान मौके पर 40 लोगों का कब्जा पाया है और इस मामले में तहसील न्यायालय की ओर से 40 लोगों को नोटिस जारी कर 14 दिनों के भीतर जमीन संबंधी वैध दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि दस्तावेज नहीं पाए जाने पर सभी के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, अधिकारियों का यह भी कहना है कि जमीन की बेजा बिक्री करने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। IBC 24 ने इस संबंध में प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। जितने भी घर बने हुए हैं उन लोगों को नाप जोख किया है कि कितने एरिया पे वो कब्जा किए हैं और उनको नोटिस दिया गया है और उनसे हमने नोटिस में पूछा है कि आप अपने सुसंगत दस्तावेज की किस से आपने घर खरीदा, क्या दस्तावेज हैं आपके पास, वो सबको लेकर 14 जुलाई को राजस्व न्यायालय रायगढ़ में उपस्थित होइए और अपना पक्ष रखिए। अगर वो सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते हैं तो आगे नियमानुसार बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़ जिले में अवैध कॉलोनी की शिकायत के बाद राज्य शासन ने कॉलोनियों की जांच के निर्देश दिए थे, जिसके बाद 5 विभागों की ज्वाइंट टीम बनाई गई थी। लेकिन साल भर होने के बाद भी जांच प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है और अधिकारी कोरोना का हवाला देकर प्रक्रिया में देरी की बात कर रहे हैं। दरअसल 17 बिल्डरों ने EWS की 15 एकड़ जमीन भी शासन को हैंडओवर ही नहीं की। यह जमीन नक्शे में तो दिखाई गई थी, लेकिन हकीकत में इन्हें कॉलोनियों में उपयोग कर लिया गया। इतना ही नहीं, 2 कॉलोनियों में EWS की जमीन ही गायब थी। इतना ही नहीं, निगम को दिए गए नक्शे और वास्तविक निर्माण में भी काफी अंतर पाया गया। जिले में काफ़ी इस तरीके की अवैध कॉलोनियाँ निर्मित हुई हैं जो मापदंडों के अनुरूप नहीं हैं। अगर उसकी गंभीरतापूर्वक जांच की जाए तो उसमें व्यापक पैमाने पर काफ़ी गड़बड़ियाँ रायगढ़ जिले के अंदर उन कॉलोनियों में मिलेंगी। नगर निगम, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और SDO
और अन्य विभाग के लोगों की एक टीम बनाई गई थी और कोरोना का लॉकडाउन आने के कारण उस कार्य को नहीं किया जा सका है। अब कोरोना सामान्य हो गया है और उसको देखते हुए अब एक टीम को फिर एक्टिव किया जाएगा और उसमें जो भी खामियां होंगी एक ज्वाइंट रूप से रिपोर्ट कलेक्टर साहब को दी जाएगी। बात रायपुर की एक बड़ी खबर मिल रही है। छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा स्थगित की गई है। 6 जुलाई से शुरू होने वाली थी ये परीक्षाएं। तो परीक्षा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की परीक्षा पर रोक नहीं है। हमारे संवाददाता विनय वर्मा हमारे साथ जुड़े। विनय, जरा विस्तार से इसे समझाइए। देखिए, एक बड़ी खबर है बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए कि कुछ दिनों जो राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया था, उसके बाद से जो आयुष विश्वविद्यालय है उन्होंने एक आदेश जारी करते हुए तमाम जो छत्तीसगढ़ में सरकारी और प्राइवेट जो बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग, इसके साथ साथ में पोस्ट बीएससी नर्सिंग के जो परीक्षार्थी हैं, छात्र हैं, उनके लिए 6 जुलाई से एग्जाम के लिए आदेश जारी किया गया था और टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया था। लेकिन कुछ छात्र ये कहते हुए से नाखुश थे कि बड़ी ही कम समय में जो आयुष विश्वविद्यालय ने उन्हें यह आदेश जारी किया है, ऐसे में वो तैयारी कैसे कर पाएंगे। उन्होंने इसके खिलाफ में, आदेश के खिलाफ में हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिसके बाद में हाईकोर्ट ने ये कहते हुए मना कर दिया है, स्थगित करने के लिए कह दिया है कि किस तरह से, किस आदेश के आधार पर आयुष विश्वविद्यालय, क्योंकि जो बैठक स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक में ये तय किया गया था कि जो आयुष विश्वविद्यालय उनकी जो समय सारणी जारी करे और उसकी जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित करे। लेकिन कोर्ट ने इस बात को जो उपयुक्त नहीं माना है। उन्होंने कहा है कि आपके पास में राज्य सरकार का कोई लिखित आदेश नहीं है कि राज्य सरकार ने कहा हो, वो आपको क्लीन चिट दी हो कि छत्तीसगढ़ में जो मौखिक परीक्षाएं, लिखित परीक्षाएं हैं, वो फिजिकल प्रेजेंट करके ऑफलाइन एग्जाम कराया जा सके। ऐसे में राज्य सरकार को चाहिए कि एक आदेश जारी करे, उसके बाद से लोगों को जो ये आदेश जो आयुष विश्वविद्यालय उसको जारी करे। इसके साथ साथ में जो हाईकोर्ट ने जो कोरोना की महामारी को भी कोर्ट किया है, उन्होंने कहा है कि कोरोना का संक्रमण अभी कम नहीं हुआ है, ऐसे में जो परीक्षा लेना ये गलत है और राज्य सरकार के साथ साथ आयुष विश्वविद्यालय भी इस पे ध्यान दे। हालांकि इस पे अभी कुछ समय दिया गया है और जो आयुष विश्वविद्यालय है उससे जवाब मांगा गया है और उसके बाद ही कुछ निर्णय हो पाएगा। लेकिन उस दौरान ये बीएससी नर्सिंग और उसके साथ साथ में जो एमएससी नर्सिंग है उसकी परीक्षाएं स्थगित कर दी है। शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और नारायणपुर में नक्सली हमला हुआ है। आपको बता दें कि आमदई खदान पर नक्सलियों ने हमला किया, एक कर्मचारी को बंधक बनाया और डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी। दूसरे कर्मचारी को नक्सलियों ने छोड़ दिया है। 6 पुकलेन मशीन को भी आग के हवाले कर दिया है। हमारे संवाददाता अशफाक ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया। नक्सलियों ने आज सुबह 9:30 बजे अमदई खदान पर हमला किया है। ये यहाँ पर निक्को जायसवाल कंपनी का ये माइनिंग एरिया है जहाँ पे सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। सड़क निर्माण में ये काफी सारी गाड़ियां लगी हुई थी जिसको नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। ये मेरे पीछे देखिए हाईवा है, ये खड़ी है जो धू कर जल रही है। अभी भी इस पे ये आग जो है ये जल रहा है। पीछे चैल माउंटिंग है और मेरे ठीक पीछे ये इस साइड भी एक हाईवा है जिसे भी नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया, जो पूरी तरीके से जल चुकी है। लगातार यहाँ पे 6 गाड़ियों को नक्सलियों ने अपना निशाना बनाया। साथ ही क्रेशर जो कन्वेयर बेल्ट होता है उसको नक्सलियों ने निशाना बनाया है। डीजी को अपना निशाना बनाया है। नक्सली आज सुबह जो है लगभग 9:30 बजे करीब यहाँ पे पहुंचे थे और उस वक्त यहाँ पे कर्मचारी जो है ड्रिलिंग का काम कर रहे थे। ये जो एरिया है इस एरिया को पूरा साफ किया जा रहा है ताकि माइनिंग का यहाँ पे पूरा इक्विपमेंट यहाँ पे कंपनी जो के द्वारा जो है लगाया जाएगा। यहाँ से ठीक जो है 1.5 किलोमीटर की दूरी पे आगे वाली पहाड़ी पे ये डीआरजी के जवानों का जो है कैंप है। जब माओवादियों ने जब यहाँ पे हमला किया उस दौरान माओवादियों की एक टीम ने कैंप में भी हमला किया था, जहां जवानों के साथ इनकी काफी देर तक मुठभेड़ हुई। यहाँ से माओवादियों ने एरिया मोटार का भी उपयोग किया जो ठीक उनके कैंप में जाके गिरा। एक फटा और एक अभी भी जीवित है बताया जा रहा है। इस दौरान नक्सलियों ने जो यहाँ काम कर रहे थे कर्मचारी, इनको अपना निशाना बनाया, इनको अपने कब्जे में लिया, इनको बंदी बनाया। इनके साथ में काफी देर तक मारपीट हुई और उस बीच इन्होंने घटना को अंजाम दिया। अभी जो जानकारी निकल के आ रही है कि 12 कर्मचारियों को इन्होंने ये नक्सलियों ने बंदी बनाया था, जिसमें से 11 कर्मचारियों को वो छोड़ दिए, लेकिन एक कर्मचारी की नक्सलियों ने हत्या कर दी। घटना के बाद जवान जो है ये
यहाँ पर पहुँचे हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद यहाँ से पहुँचना होता है, क्योंकि लगभग 6 किलोमीटर ये मेन रोड से हाइट पे ये खदान है। और डीआरजी की जो है 3 टीम जो है अलग अलग हिस्से पे डीआरजी, सीएफ और एसटीएफ का जो बल है वो यहाँ पे रवाना किया गया। अभी ये एरिया जो है पूरी तरीके से जवानों के कब्जे में है और जवानों ने इसे अपने कब्जे में रख लिया है। इलाके की सर्चिंग जो है ड्रोन से, हेलीकॉप्टर से ये की जा रही है। बताया जा रहा है कि 200 से 250 से की संख्या में काली वर्दी में माओवादी यहाँ पे मौजूद थे। फिलहाल अभी यहाँ पे स्थिति सामान्य बताई जा रही है। ग्राउंड जीरो से कैमरामैन नवेद के साथ अशफाक अहमद, IBC 24 नारायणपुर। और इधर बिलासपुर में प्रदेश का पहला मल्टी एक्टिविटी सेंटर बीते 1 साल से ठप पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से 400 से ज्यादा महिलाएं बेरोजगार हो गई हैं। सरकार ने महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से जोर शोर से इसकी शुरुआत की थी। इधर प्रशासनिक उदासीनता के कारण करोड़ों खर्च करने के बाद अब यह सेंटर बदहाली के कगार पर है। सरकारी योजनाएं शुरू तो बड़े जोर शोर से होती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी तस्वीर कुछ ऐसी हो जाती है। साल 2019 में बिलासपुर के गनियारी और नगोई में 7 करोड़ की लागत से मल्टी एक्टिविटी सेंटर की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य स्व सहायता समूहों के जरिए महिलाओं को रोजगार देना था। यहाँ सिलाई मशीन, जूट बैग, अगरबत्ती, LED समेत कई कामों का प्रशिक्षण देकर महिलाओं को रोजगार देने की शुरुआत की गई। इसमें 400 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी और प्रशिक्षण लेकर रोजगार करने लगी। लेकिन प्रशासनिक उदासीनता का ऐसा ग्रहण लगा कि पिछले 1 साल से ये सेंटर बंद हो गया है, जिसकी वजह से इन महिलाओं का रोजगार छिन गया। अब वो आर्थिक संकट से भी जूझ रही हैं। ये कौशल विकास का जो हमारा यहाँ बना है प्रशिक्षण केंद्र, वो बंद है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द खुले और हमारा जो काम है आजीविका का वो बढ़े। कि हम लोग ईंट का काम करते थे, ईंट बनाते थे और टाइल भी बनता था यहाँ, लेकिन 1 साल से सर ये सब बंद है। और हमारे गांव की जितने भी महिलाएं हैं वो चाहती हैं कि ये काम जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। काम न होने की वजह से करोड़ों की लागत से बना ये सेंटर बदहाली की कगार पर है। लाखों की मशीनें जंग खा रही हैं, शेड टूटने लगे हैं। अब इस पर सियासत भी होने लगी है। क्षेत्रीय विधायक का कहना है कि सरकार ने वाहवाही लूटने के लिए सेंटर की शुरुआत तो कर दी, लेकिन अब ये कागजी साबित हो रहे हैं। सोच और जो काम करने की शैली, इसके कारण इतने बड़ी राशि का बना हुआ, लगभग मेरे को लगता है कि 35-40 करोड़ है प्रदेश भर में जो खर्च हुआ है, बल्कि उससे ज़्यादा राशि, और वो व्यर्थ में जा रहा है। दूसरी तरफ अधिकारी बंद पड़े सेंटर के लिए कोरोना को वजह बता रहे हैं। हालांकि उनका दावा ये भी है कि इसे फिर से शुरू किया जाएगा। हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज ऑलरेडी हमने वेरीफाई करके उनको दिए, सेट करके दिए। उसी बेसिस में फ्लाई ऐश ब्रिक्स का काम चल रहा है और अभी हम सेरिकल्चर को वहाँ थोड़ा सा बड़े पैमाने में करने के लिए प्लान किया जा रहा है। वहाँ लगभग 100 महिला का एक साथ अभी ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम। बहरहाल प्रशासन की उदासीनता की वजह से सरकार की एक और प्रमुख योजना धूल खा रही है। जरूरत है इस पर गंभीरता से विचार करने की, ताकि महिलाओं के उत्थान के जिस उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी वो पूरी हो सके। जितेंद्र थवाइट, IBC 24 बिलासपुर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।